हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, टोटल 50 प्रश्न हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ बुक से ये सारे प्रश्न हैं। विदित 15 वर्षीय जो पूछे गए प्रश्न हैं, वो सारे इसमें ऐड हैं, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ जो बुक होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है वो। तो वहीं से जितने भी हम लोगों ने थ्योरी कर रखा है, उससे रिलेट कर जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं हिंदी साहित्य से, तो वो सभी हम लोग करेंगे। और साथ ही जो जैसे भी टॉपिक वाइज जैसे ही सीरीज चला है, उसी तरह जितना भी सीरीज अभी तक कंप्लीट हो चुका है थ्योरी का, उतना हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर से थ्योरी होगा और फिर उसके प्रश्न हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस आप वीडियो देख सकते हैं। और ये क्लासेस आपके जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली है, जिसका प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ में अन्य स्टेट के टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 या फिर यूजीसी नेट, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों के ऊपर। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस तरह की वीडियो पाने के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेरा अनुभव भी रहा है इस क्षेत्र में। तो उसी तरह से भी आपको तैयारी कराने में मदद भी मिल रही है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर, और अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें लाइक के साथ-साथ। चलिए, तो कल हम लोगों ने 50 प्रश्न देखा था, 50 प्रश्न तक, तो यहाँ तक हो गई है। उसके आगे आज बढ़ते हैं। आज का पहले प्रश्न पे देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि शिव शंभू का चिट्ठा, इसके रचयिता कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, केशवराम भट्ट हैं, या फिर बाबू तोता राम हैं। तो ये 4 ऑप्शंस है। अभी तक आप लोगों ने आंसर टिक आउट कर दिया होगा, और बिल्कुल आपका सही आंसर है ये बाल मुकुंद गुप्त जी होंगे। और ये शिव शंभू का चिट्ठा जो 1903 में ये प्रकाशित हुई थी, और ये बाल मुकुंद गुप्त द्वारा एक व्यंग्यात्मक ये चिट्ठी पत्रिका, ये लेखा चित्र है। और ये कह सकते हैं कि आपकी यूजीसी नेट के भी सिलेबस में ये ऑलरेडी लगी हुई है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है ये, तो ध्यान में रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम पूछा गया है। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन अगर प्रकाशित है तो 1931 में है। रंगभूमि की अगर बात करें तो ये 1925 ईस्वी में है। सेवा सदन 1918 शुरुआती उपन्यास है इनका। ये मंगलसूत्र ये 1948 में प्रकाशित हुई है, और ये इनका अधूरा उपन्यास है। तो आपको सी ऑप्शन पे टिक आउट करना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण पूछा जा रहा है। क्या है? स्वयं सावित्री की मानसिकता है, अपने अनुरूप पति का ना मिलना, या फिर दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, या फिर पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग ना मिलना। क्या है जो उसकी सावित्री की दुख का मूल कारण है? आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश का उपन्यास है, ये 1969 का है। तो ध्यान रखना है, इसका जो मूल कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये सावित्री की स्वयं की मानसिकता है, वो खुद में ही उलझ के रह गई है। उसको सब आधा अधूरा ही ज्ञात होता है, वो कभी किसी भी परिस्थिति में खुद को पूर्ण नहीं समझ पाती है, नहीं कर पाती है। तो वो इसमें जितने भी पात्र हैं वो सब अधूरे ही रहे, अधूरे मानसिकता के, किसी को पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो इसका शीर्षक से ही आप इसके ध्येय को समझ सकते हैं, जो कि मोहन राकेश का आधुनिकता युग में उन्होंने जो प्रवेश किया है, इस नाटक के माध्यम से बखूबी आप जान पाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आप सही देख पाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कौन से उपन्यासकार हैं जो स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः जो है व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? नागार्जुन है, फणीश्वर नाथ रेणु है, श्रीलाल शुक्ल है, या फिर शिव प्रसाद सिंह है? तो कौन है? तो ये बिल्कुल होंगे श्रीलाल शुक्ल जी। और श्रीलाल शुक्ल जी का ऐसा कौन सा उपन्यास है, तो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि वो काफी चर्चित उपन्यास रहा है।
तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और ये जो है उपन्यास आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। तो ये काफ़ी प्रचलित उपन्यास है, सभी को ज्ञात ही होगा। ध्यान रखना है इसे और कमेंट करना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? ये सभी प्रश्न ऑलरेडी पूछी गई है, तो काफी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से और आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो क्या है हरिशंकर प्रसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य? विसंगति को उजागर करना, हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना या फिर वास्तविक स्थिति का चित्रण करना। क्या है इन चारों ऑप्शन में? तो आपने अभी तक आंसर सोच लिया होगा कि क्या है। तो ये विसंगति को उजागर करना। क्या है? विसंगति को उजागर करना इनका जो है व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवनी लेखक नहीं है? काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय या फिर सच्चिदानंद हीरानंद, वत्स्यायन गे या फिर विष्णु प्रभाकर। कौन से ऐसे लेखक हैं जो कि जीवनी लेखक नहीं है? तो ऐसे कौन से हैं? तो श्री डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी है। अमृत राय ने जो कि प्रेमचंद्र का कलम की सिपाही लिखा है। और विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र की जो जीवनी है वो लिखा है। लेकिन आगे ने किसी की जीवनी पर काम नहीं किया है, कोई भी जीवनी नहीं लिखी है इन्होंने। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुआनो नदी के लेखक कौन है? तो कुआनो नदी जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है और ये काफी महत्वपूर्ण कृति है, 1971 की है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी हार की जीत, ध्यान रखना है कि लेखक कौन है? तो ये कहानी है, ध्यान रखना इसकी विधा को, कि हार की जीत जो कहानी है इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके जो लेखक हैं ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सुदर्शन है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद से प्रभावित कौन सा उपन्यास है? यहाँ पर उपन्यास तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है आप देख सकते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया आपसे। तो अस्तित्ववाद से प्रभावित है, क्या प्रभावित है? तो ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधा जो है वो उपन्यास है। उपन्यास चारों ऑप्शंस में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर उपन्यास नहीं दी गई है। इसीलिए आपको मैं बार बार ये बात बताती हूँ कि आपको विधा जरूर से ध्यान में रखना है, रचनाओं को ध्यान में रखना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और आंसर को कर पाएंगे। तो ये सभी ये झूठा सच देख लें, ये श्रीलाल शुक्ल जी का है, जिसकी अभी मैंने चर्चा किया था। झूठा सच, सॉरी, ये यशपाल जी का है झूठा सच। और यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल जी का नहीं है, जिसका मैंने अभी आंसर आपसे मांगा है वो अभी तक नहीं आया है। हालांकि अभी अगर आएगा तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ये झूठा सच यशपाल का है। मैला आंचल रेणु जी का है। अपने अपने अजनबी और गुनाहों का देवता, ये चार उपन्यास हैं। तो अस्तित्ववाद से प्रभावित पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर अपने अपने अजनबी होगा। ठीक है, और ये किसकी कृति है ये थोड़ा सा आपको, यानी कि उपन्यास है, ये भी आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको मैं कराऊंगी, कुछ प्रश्न आप पे छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि आप भी माथा पेची इसमें कीजिएगा, तभी क्रिएटिविटी जगेगी और नए प्रश्नों को भी आप जान पाएंगे। ठीक है, और मेरा ध्येय भी यही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि छायावाद के समर्थन में पहला निबंध लिखने वाले लेखक थे, कौन थे? तो लोचन प्रसाद पांडे, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे या फिर केशव प्रसाद मिश्र जी हैं। तो छायावाद के समर्थन में पहला निबंध किसने लिखा था? तो आपको भली भांति ज्ञात होगा कि ये थे मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से जो कविता लिखने वाले थे ये जयशंकर प्रसाद जी थे, जिसे झारखंडी के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम पूछा जा रहा है आपसे,
कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो जो छायावाद के प्रवर्तक अगर बात की जाए तो ये जयशंकर प्रसाद जी ही होंगे। सर्वमत है कि जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम आपको बताना है। अभी आपसे पूछ लिया गया था कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था, तो मंगलसूत्र था। उसी तरह जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है, तो ये इरावती हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही अच्छी ये फेमस कृति रही है, निबंध रही है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा और ये 1948 की निबंध संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसाद की गुंडा कहानी में ध्यान रखना है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुंडा कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी प्रसाद की, तो उसमें पूछा जा रहा है कि भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण उसमें किया गया है? सल्तनत युग का, मुगल शासकों के युग का, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का या फिर विक्टोरिया का शासन का चित्रण किया गया है? तो इसमें जो किया गया है ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का, इसमें गुंडा जो कहानी है इसमें चित्रण किया गया है प्रसाद के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उर्वशी चंपू, एक तो ध्यान रखना है कि उर्वशी किसकी रचना है, दूसरा पूछा जा रहा है कि ये प्लस चंपू भी है यानी कि चंपू काव्य है, ठीक है। तो इसके रचयिता का नाम पूछा जा रहा है, तो आपको पता ही होगा कि इसकी जो रचयिता है ये जयशंकर प्रसाद है और ये उर्वशी जो है 1909 की ये रचना है। और अगर दिनकर की उर्वशी की बात की जाए तो ये 1961 है, ठीक है। तो काल कर्म के हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ऑप्शंस में, तो पहले ऑप्शन को ध्यान पूर्वक देखना है कि किस उर्वशी की वहां पर बात हो रही है, तो ऑप्शंस को छाटते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? अब देख लें यहाँ पर विधा आपसे पूछ लिया गया, तो उत्तर प्रियदर्शी जो है किस विधा में आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रियदर्शी जो है ये आपका नाटक विधा है, ध्यान रखना है। और ये किसकी है ये थोड़ा सा आप कमेंट जरूर से कीजिएगा, क्योंकि काफी फेमस ये नाटक रही है, तो ध्यान रखना है इसे और बताना भी है साथ साथ में। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो फिर एक बार से मैं कहना चाहूंगी कि जरूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मोटिवेशन भी इससे होती है काफी, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? तो विभाजन पर आधारित कौन सी कहानी नहीं है ये पूछी जा रही है आपसे, तो कौन सा होगा आपको ध्यान रखना है। सिक्का बदल गया ये विभाजन पर आधारित है, मलबे का मालिक ये भी विभाजन पर आधारित है, लेटर बॉक्स ये भी है, लेकिन ये वापसी जो है ये उषा प्रेमवदा जी का कहानी है। जो पारिवारिक उसमें एक जो रेलवे कर्मी का जो हालत दिखाया गया है रिटायरमेंट के बाद, जो घर वापसी की तरफ आते हैं, घर वापिस आते हैं, तब उनको पता चलता है कि क्या उनकी परिस्थिति है, क्या वो बन के रह गए हैं, उनकी जो मनोदशा है वो सारा चीज उनके इर्द गिर्द घूमता है। और लास्ट में वो फिर चीनी मिल में वो काम करने लगते हैं। ये नहीं रह पाते हैं वो रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जो जगह वो छोड़ के गए थे खुद के लिए, वापस आने पर वो उनकी जगह नहीं थी। जैसा वो अपने ही घर में वो अजनबीपन के शिकार हो गए थे, या मानिए कि अजनबीपन ही अजनबी की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा था। वो खुद को अपने आप को वहां पर नहीं समेट पा रहे थे, अपने ही परिवार में वो अजनबी बन गए थे। तो ये सारा चीज इसमें इर्द गिर्द घूमता दिखाई देगा कहानी में। बहुत ही अच्छी है ये कहानी, आपको ध्यान रखना है। वापसी उषा प्रेमवदा की है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माटी की मूर्तें रचनाकार कौन है? तो माटी की जो मूर्ति है इसका जो रचनाकार अगर बात की जाए तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी है, ध्यान रखना है।
अगले प्रश्न को देखते हैं कि ये कोठे वालियों के लेखक हैं। ये कोठे वालियों, ये आप लोगों के लिए शायद नई रचना होगी, तो जो भी नए लगे उसके नोट डाउन करना है उसे, ठीक है। तो ये कोठे वालियां के लेखक कौन है? तो ये 70 प्रश्न का जो है आंसर होगा वो क्या होगा? बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अमृतलाल नागर या फिर चतुर्सेन शास्त्री। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ये अमृतलाल नागर जी का है, ये कोठे वालियां लेखक हैं इनके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पुनर्नवा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो पुनर्नवा जो उपन्यास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? अगर आपको पता भी होगा कि ये किसकी है, लेकिन अगर आपको इसकी विधा ना ज्ञात हो तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे आसानी से, तो साथ में इसकी विधा को भी आपको ध्यान में रखना है। तो रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है पूछा जा रहा है आपसे, तो यह जो है एक कविता है, ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं कि फ्लैशबैक की शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया है? तो किस कहानी में किया गया है? तो बहुत ही अच्छी कहानी है और आप लोगों को ये प्रश्न बखूबी आता ही होगा। तो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये 1915 की प्रथम पृष्ठभूमि जो ये लिखी गई है, प्रथम विश्व की जो विभाजन की त्रासदी जो दिखाया गया था, तो ये उसी पीरियड में लिखी गई है, 1915 की ये कहानी है। बहुत ही मार्मिक दृष्टिकोण इसमें दिखाया गया है, जिसमें प्रेम, बलिदान, त्याग सभी को इसमें दिखाया गया है। और शुक्ल जी ने भी इस कहानी की बहुत ही प्रशंसा की है और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं शुक्ल जी के दृष्टिकोण में कि इस कहानी का मूल्य उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, सभी चीजें बार बार पूछी जाती है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी पृष्ठभूमि में ये कहानी लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया है? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और ये 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 आप किसी में भी देख लें पूछी गई है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है और आगे आने के भी चांस बढ़ते हैं, जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं जो कि ट्रेंड में है, पूछे जाते हैं बार बार। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का जो अनुवाद है वो किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि अनुवाद करने वाले थे श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन पर आधारित कहानी है, तो भारत विभाजन पर जो आधारित कहानी है वो कौन सा है? तो तलाश, तीसरी कसम, माया दर्पण या फिर शरणागत। तो ये शरणागत ही होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? परिशिष्ट है, जुगलबंदी है, अपना मोर्चा है या फिर नीला चांद है? तो ये जो है ये जुगलबंदी होगा, जो कि जुगल किशोर का है और ये उपन्यास जो है दलित जीवन पर आधारित है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कमायनी में सर्गों की संख्या है, तो सर्गों की जो संख्या है इसमें टोटल 15 है। तो जो 15 सर्ग हैं उसको ध्यान पूर्वक आपको रखना है अपने मस्तिष्क में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है कि छठा और सातवां या फिर आठवां या फिर तीसरा सर्ग कौन सा है। तो अगर सर्ग आपको ज्ञात करना है तो टेलीग्राम मेरा चैनल है, आप लिंक ज्वाइन कर लें वहाँ पे जाके, और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे वहाँ पर बहुत ही अच्छे जो कंटेंट है जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ वहाँ पर आपको मिल जाना है और आप वहाँ से सारी ये चीज़ें क्लियर कर लें, चाहे वो तार सप्तक की कविताएं हो, कवि हो या फिर सर्गों की संख्या हो या फिर सर्ग हो, सभी चीज़ें वहाँ पर क्लियर मैंने बताया है। तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और बहुत जल्द में व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना चाहूँगी और उसमें आप लोग सभी जुड़ना, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाली रचना को पहचानना है,
तो कौन-सी रचना है जो कि नायिका भेद को प्रतिपादित करती है? तो वो रचना जो है वो है श्रृंगार मंजरी, ठीक है? श्रृंगार मंजरी, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? तो पृथ्वी कल्प के जो रचयिता हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये है कुणाल गीत के रचयिता। तो कुणाल गीत जो है ये सबसे पहले ये तो आपको ध्यान में रखना है, नए रचना है। तो नए रचनाओं को आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये जो है देख सकते हैं कि इस तरह की रचना बहुत ही कम पूछा गया है, और लेकिन पूछने के चांस हैं। ऐसा मत समझिए कि कम पूछा गया है लेकिन नहीं पूछा जाएगा। तो जो आपको ध्यान में नहीं आएगा वही प्रश्न आ जाता है। अब जिस तरह इस बार पीजीटी में प्रश्न पूछ लिया गया था नागार्जुन की रचनाओं से, बिल्कुल नए प्रश्न थे वो, कहीं पूछा नहीं गया था। 1-2 जो एग्जाम में वो पूछा गया है, बाकी नहीं पूछा गया था, लेकिन वो प्रश्न पूछ लिया गया। तो इसी तरह इस तरह के प्रश्न आपको नोट डाउन करके अलग से रखना है, क्योंकि कभी भी पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो कुणाल गीत जो है ये किसका है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है कि छायावादी काव्य धारा का गौरव ग्रंथ कौन सा है? तो ये जो है आपका कमायनी हो जाएगा। ये 1935 की रचना है, आपको ध्यान रखना है। निर्जा 1935 का है, चिदम्बरा भी ये आपको ध्यान रखना है, राम की शक्ति पूजा ये भी आपको ध्यान रखना है, 1936 का है। बाकी आगे प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न? हिंदी की आधुनिक काव्यधारा के विकास क्रम में 1936 से 1943 के बीच विकसित प्रवृत्ति कौन सी है? पूछा जा रहा है आपको टाइम 1936 से 1943 के बीच जो है कौन सी प्रवृत्ति विकसित हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको वैसे ही आंसर को देना है। तो ये प्रगतिवाद होगा, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि 1943 के बाद आपका प्रयोगवाद का जन्म होता है, जिसके प्रवर्तक अज्ञे माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद इस बीच में आया, 1936 से 1943 के बीच प्रगतिवाद का जन्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता आपको बताना है, क्या है? तो रोमानियत से मुक्त, बिंब विधान से मुक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, मुक्त नहीं है, सब में युक्त है, अलंकारिता से युक्त। तो ऐसा कौन सा है जो प्रमुख विशेषता है नई कविता का? तो आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है, जो होगा बिंब विधान से युक्त, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो नई कविता का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1954 होगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? तो किसकी उल्लेखनीय है नई कविता को प्रतिष्ठा दिलाने में? तो आपको ध्यान में रखना है, ये थे भैरव प्रसाद गुप्त, ठीक है? कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न आपको देखना है, और इसके आगे जो है सीरीज कंटिन्यूअस चलेगी। तो आज के प्रश्नों को आपने देखा, जरूर से कमेंट कीजिएगा कि ये प्रश्न जो पूछे गए हैं क्या ये आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो अगर है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और फ्रेंड तक भी शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।